हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 के तहत परचेज प्रोसीजर यानी कि जो खरीद की प्रक्रिया है उससे संबंधित मैंने MCQ सीरीज़ की शुरुआत की है। और इस सीरीज में आपको प्रत्येक वीडियो में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उसके आंसर्स बताए जाएंगे। और यह वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जो कि अलग अलग तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। खास करके अगर आप KVS, NVS, EMRS, DSSB में प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या फिर SO, AAO, स्टेनो या किसी भी तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट या फिर LDE एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो इन केस में भी जो इसमें क्वेश्चंस बताए गए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं कि ये क्वेश्चंस क्या हैं और उसके आंसर क्या होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि सिंगल टेंडर इंक्वायरी में बी रिजॉर्टेड इन केस, यानी कि सिंगल टेंडर इंक्वायरी कब किया जाता है, किस केस में किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन, द यूजर डिपार्टमेंट इज अवेयर दैट देयर इज ओनली वन मैन्युफैक्चरर ऑफ द रिक्वायर्ड गुड्स, यानी कि डिपार्टमेंट को लगता है कि जो सामान खरीदा जाना है, उनको खरीदना है, उसके एक ही मैन्युफैक्चरर है। सेकेंड, ऑफ एमरजेंसी व्हेन द रिक्वायर्ड गुड्स आर नेसेसरली टू बी परचेज्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर सोर्स, यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन में जो सामान खरीदा जाना है वो एक पर्टिकुलर सोर्स से ही खरीदा जाना है। ऑप्शन थर्ड, ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मशीनरी और स्पेयर पार्ट्स टू बी कंपेटिबल टू द एग्जिस्टिंग सेट ऑफ इक्विपमेंट, अगर किसी इक्विपमेंट के लिए कोई स्पेयर पार्ट्स या मशीनरी खरीदा जाना है तो उसके यानी कि एक ही सप्लायर है जहां से कंपेटिबल पार्ट्स सप्लाई हो सकता है। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। जो ऊपर तीन तरह की सिचुएशन है, तीनों सिचुएशन में ही सिंगल टेंडर इंक्वायरी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स थ्रू सिंगल टेंडर इंक्वायरी एक्सेप्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट शैल प्रोवाइड, अगर किसी सामान को सिंगल टेंडर इंक्वायरी के थ्रू खरीदा जाना है इमरजेंसी को छोड़कर, तो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को क्या देना पड़ेगा, क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है द प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, सेकंड द इमरजेंसी सर्टिफिकेट, थर्ड द अर्जेंट रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेट, और फोर्थ द यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है फर्स्ट, यानी कि द प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, in order to safeguard against a bidder withdrawing or altering its bid during the bid validity period in an advertised oblique limited tender inquiry, the bidders are required to furnish, यानी कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो बिडर है वो बिड वैलिडिटी पीरियड के दौरान ना तो अपने बिड को वापस लेंगे ना तो उसमें किसी तरह का चेंज करेंगे। तो ये सुनिश्चित करने के लिए उन बिडर्स से क्या देने के लिए कहा जा सकता है। तो 4 ऑप्शन देख सकते हैं। फर्स्ट है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, सेकंड है अर्नेस्ट मनी, थर्ड है बैंक गारंटी, और फोर्थ है कॉस्ट ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सेकंड, अर्नेस्ट मनी। और अर्नेस्ट मनी, बिड सिक्योरिटी को ही अर्नेस्ट मनी कहते हैं, ये देने के लिए कहा जा सकता है। उस क्वेश्चन नंबर 4, बिड सिक्योरिटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाय बिडर्स, यानी किन तरह के बिडर्स से बिड सिक्योरिटी लेना अनिवार्य नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बीइंग स्टार्टअप एज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन DIPP, सेकेंड रजिस्टर्ड विद द मिनिस्ट्री ऑब्लिक डिपार्टमेंट कंसर्न्ड, थर्ड बीइंग माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज MSES, और फोर्थ एनी ऑफ द अबव। तो दोस्तों, इसमें इसका जो सही आंसर है एनी ऑफ द अबव, चाहे स्टार्टअप फर्म हो, कंपनी हो, या फिर रजिस्टर्ड सप्लायर हो, या फिर MSES हो, तो इनसे बिड सिक्योरिटी देने के लिए नहीं कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, द अमाउंट ऑफ बिड सिक्योरिटी शुड ऑर्डिनरली रेंज बिटवीन, जो बिड सिक्योरिटी का अमाउंट होता है वो किस रेंज में जनरली होना चाहिए। तो फर्स्ट है 1% to 3% ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स, सेकेंड 2% to 5% ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द
गुड्स, थर्ड 3% to 7% ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स, फोर्थ 5% to 10% ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स। तो दोस्तों सही आंसर जानते हैं, तो सही आंसर है 2% to 5% ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स बिड सिक्योरिटी के रूप में लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, बिड सिक्योरिटी में बी एक्सेप्टेड इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि जो बिड सिक्योरिटी लेना है वो किस फॉर्म में एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अकाउंट पेइंग डिमांड ड्राफ्ट, सेकंड फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, थर्ड बैंकर्स चेक, फोर्थ बैंक गारंटी फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक और पेमेंट ऑनलाइन इन एन एक्सेप्टेबल फॉर्म, फिफ्थ एनी ऑफ द अबव। तो दोस्तों जानते हैं सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है एनी ऑफ द अबव। जो ऊपर 4 ऑप्शन है इसमें किसी भी फॉर्म में बिड सिक्योरिटी एक्सेप्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, बिड सिक्योरिटी नॉर्मली रिमेन्स वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ डैश बियॉन्ड द फाइनल बिड वैलिडिटी पीरियड, यानी कि जो बिड सिक्योरिटी होता है तो फाइनल बिड वैलिडिटी पीरियड के बाद कितने दिनों तक वैलिड रहता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 15 डेज, सेकंड 30 डेज, थर्ड 45 डेज और फोर्थ 60 डेज। तो सही आंसर दोस्तों इसका है 45 डेज तक वैलिड रहता है। क्वेश्चन नंबर 8, बिड सिक्योरिटी ऑफ अनसक्सेसफुल बिडर्स शुड बी रिटर्न टू देम, यानी कि जो अनसक्सेसफुल बिडर है यानी कि जिनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, टेंडर नहीं मिला, तो उनका जो बिड सिक्योरिटी है कब वापस किया जाना चाहिए। तो फर्स्ट है एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी हो, सेकंड है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द फाइनल बिड वैलिडिटी पीरियड, यानी कि जो बिड वैलिडिटी पीरियड है उसके एक्सपायरी के बाद, थर्ड ऑप्शन है ऑन और बिफोर द 30th डे आफ्टर द अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जब किसी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है तो उसके 30 दिन से पहले, 30 दिन या 30 दिन से पहले बिड सिक्योरिटी वापस किया जाना चाहिए। फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका सही आंसर जानते हैं कि सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये जो तीनों ओपन ऑप्शन है ये तीनों सही है। इस तरह से बिड सिक्योरिटी वापस किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, बिड सिक्योरिटी ऑफ सक्सेसफुल बिडर शुड बी रिटर्न। अब बात कर रहे हैं सक्सेसफुल बिडर, यानी कि जिनको टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो उनका बिड सिक्योरिटी कब वापस किया जाना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं कि ऑन अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है उनको। सेकंड ऑन रिसिप्ट ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, यानी कि जब उनसे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी मिल जाता है। थर्ड ऑन सबमिशन ऑफ फाइनल बिल, यानी कि जब वो फाइनल बिल जमा कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका सही आंसर जानते हैं। सही आंसर है ऑन रिसिप्ट ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, यानी कि जब परफॉर्मेंस सिक्योरिटी मिल जाता है तो उनका जो बिड सिक्योरिटी है उसे वापस किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाय, यानी कि जो नीचे ऑप्शन है इसमें किसके लिए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करना अनिवार्य होता है। फर्स्ट बिडर्स बीइंग रजिस्टर्ड सप्लायर, जो बिडर रजिस्टर्ड सप्लायर हैं। सेकंड बिडर्स नोट बीइंग रजिस्टर्ड सप्लायर, जो बिडर्स रजिस्टर्ड सप्लायर नहीं है। थर्ड बिडर्स बीइंग ओनली सप्लायर, यानी सिंगल टेंडर, यानी कि अगर बिडर ओनली सप्लायर है। और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बिडर्स नोट बीइंग रजिस्टर्ड सप्लायर, तो उससे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देने के लिए कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी में बी एक्सेप्टेड इन द फॉर्म ऑफ, जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है उसे किस फॉर्म में एक्सेप्ट किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, सेकंड फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक, थर्ड बैंक गारंटी फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक और ऑनलाइन पेमेंट इन एन एक्सेप्टेबल फॉर्म और फोर्थ है एनी ऑफ द अबव। तो दोस्तों जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है फोर्थ एनी ऑफ द अबव। ऊपर जितने भी तरह के हैं उसमें से किसी भी फॉर्म में एक्सेप्ट किया जा सकता है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 12, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शुड रिमेन वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ डैश बियॉन्ड द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस ऑफ द सप्लायर इंक्लूडिंग वारंटी ऑब्लिगेशन, यानी जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो जब पूरे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरा हो जाता है, वारंटी ऑब्लिगेशन पूरा हो जाता है, तो उसके बाद कितने दिनों तक वैलिड रहता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 30 डेज, सेकंड 45 डेज, थर्ड 60 डेज और फोर्थ 90 डेज। तो दोस्तों जानते हैं सही ऑप्शन क्या है। सही ऑप्शन है 60 डेज, यानी कि 60 डेज तक वैलिड रहता है। क्वेश्चन नंबर 13, द अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शुड ऑर्डिनरली रेंज फ्रॉम, जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का अमाउंट है वो किस रेंज में होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है 2% to 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड ऑप्शन है 5% to 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट,
थर्ड ऑप्शन है 10% टू 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और फोर्थ ऑप्शन है 12.5% टू 20% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों सही आंसर जानते हैं, सही आंसर है 5% टू 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, एडवांस पेमेंट टू सप्लायर शुड नॉट बी मेड इन केस ऑफ, किस केस में सप्लायर को एडवांस पेमेंट नहीं देना है। फर्स्ट है मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सर्विसिंग ऑफ एयर कंडीशनर, कंप्यूटर्स, अदर कॉस्टली इक्विपमेंट्स, यानी कि अगर एयर कंडीशनर, कंप्यूटर या कॉस्टली इक्विपमेंट के लिए जो के सर्विसिंग के लिए जो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, इस केस में। सेकेंड है फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट टर्न की कॉन्ट्रैक्ट के केस में। थर्ड है कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सप्लाई ऑफ एनी ऑर्डिनरी गुड्स, अगर साधारण सामान के सप्लाई के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो इस केस में। और फोर्थ है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एनी काइंड अवार्डेड टू अ प्राइवेट फर्म, अगर किसी फर्म को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है तो उसे एडवांस पेमेंट नहीं देना है। तो दोस्तों जानते हैं कि सही ऑप्शन क्या है। तो सही ऑप्शन है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट किसी साधारण सामान के सप्लाई के लिए है तो सप्लायर को एडवांस पेमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, एडवांस पेमेंट टू अ प्राइवेट फर्म शुड नॉट एक्सीड, अगर किसी प्राइवेट फर्म को एडवांस पेमेंट देना है तो कितने % से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, सेकेंड है 30% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, थर्ड है 40% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, और फोर्थ है 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो दोस्तों जानते हैं कि सही ऑप्शन क्या है। सही ऑप्शन है सेकेंड, यानी कि 30% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एडवांस पेमेंट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 16, इन केस ऑफ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट द एडवांस पेमेंट शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ, अगर कोई मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है तो उस केस में एडवांस पेमेंट कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है 3 मंथ्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, 3 महीने का जो अमाउंट बनता है उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत तो उससे ज़्यादा। फोर्थ मंथ्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, 6 मंथ अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, 8 मंथ अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों जानते हैं सही ऑप्शन क्या है। तो सही ऑप्शन है थर्ड, 6 मंथ अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, यानी उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो 6 महीने का जो चार्ज होता है उससे ज़्यादा एडवांस पेमेंट के रूप में नहीं दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, पार्ट पेमेंट टू अ सप्लायर में बी रिलीज्ड, किसी सप्लायर को अगर पार्ट पेमेंट देना है तो कब दिया जा सकता है। तो फर्स्ट है डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स ऑफ डिलीवरी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स हैं उस पर निर्भर करेगा। सेकेंड, आफ्टर द सप्लायर डिस्पैचेज द गुड्स फ्रॉम इट्स प्रेमिसेज, यानी कि जब सप्लायर सामान को भेज देता है। थर्ड है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों सही आंसर इसका है थर्ड, यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड के केस में सप्लायर को पार्ट पेमेंट दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रोक्यूरमेंट ऑफ सर्विस द टेक्निकल बिड्स शैल बी एनालाइज्ड बाय, अगर कोई सर्विस प्रोक्यूर करना है तो इस केस में जो टेक्निकल बिड्स होता है तो उसका एनालिसिस कौन करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है द कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जामिनेशन कमेटी, सेकेंड है द कंसल्टेंसी इवेल्यूशन कमेटी, थर्ड है द कंसल्टेंसी एग्जामिनेशन कमेटी, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है सेकेंड, द कंसल्टेंसी इवेल्यूशन कमेटी। क्वेश्चन नंबर 19, फॉर आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट शुड इश्यू एडवर्टाइजमेंट ऑन जेम एंड इट्स वेबसाइट इफ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वर्क एक्सीड्स, अगर कोई सर्विस आउटसोर्सिंग के थ्रू प्रोक्योर करना है तो इस केस में जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है उसको एडवर्टाइजमेंट जेम पर भी डालना होगा और अपने वेबसाइट पर भी डालना होगा अगर उसका वैल्यू इसमें से किससे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं 5 लाख, सेकेंड ऑप्शन 10 लाख, थर्ड ऑप्शन 7.5 लाख, और फोर्थ ऑप्शन 15 लाख। तो जानते हैं कि सही ऑप्शन क्या है, इसका सही राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है इसका सेकेंड, यानी कि 10 लाख। क्वेश्चन नंबर 20, it is mandatory for a central government department to publish an inquiry for seeking an expression of interest where the estimated cost of work or service is above rupees, यानी कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है तो उसके लिए मैंडेटरी होता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट करना अगर उस सामान या सर्विस का वैल्यू इससे ज़्यादा होता है। तो इसमें से किससे ज़्यादा होगा तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1 करोड़, सेकेंड ऑप्शन है 75 लाख, थर्ड ऑप्शन है 50 लाख, और फोर्थ ऑप्शन है 25 लाख। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 25 लाख, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही है 25 लाख।
तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और किसी तरह का अगर आपको इसमें कोई आंसर गलत दिखता है या कोई त्रुटि दिखती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।